सोचिए, आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है, आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका होता है। यह था अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 का वह डरावना अनुभव। यात्रियों ने जो देखा वह उनके जीवन का सबसे खौफनाक पल था। विमान की छत गायब हो चुकी थी, ऊपर सिर्फ खुला आसमान था और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं, -45 डिग्री सेल्सियस की खौफनाक ठंड और उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भारी कमी ने हालात को और भी गंभीर बना दिया था। अगर कैप्टन ने विमान को जल्दी लैंडिंग नहीं कराई तो यात्री और क्रू ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो जाएंगे। क्या कैप्टन इस नामुमकिन स्थिति से जूझते हुए विमान को सुरक्षित रूप से उतार पाएंगे, या यह उड़ान उनके और यात्रियों के लिए आखिरी सफर साबित होगी? जानिए इस हैरत अंगेज कहानी में। यह अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की कहानी है। यह कहानी 28 अप्रैल 1988 की है, जब हवाई के हिलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर का समय था। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 उस दिन की 7वीं उड़ान के लिए तैयार थी। इस विमान का नाम था क्वीन लिलियो कालानी, जो हवाई की आखिरी रानी के सम्मान में रखा गया था। यह कोई साधारण विमान नहीं था, यह बोइंग 737 मॉडल था, जिसे छोटी और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता था। यह विमान 19 सालों से सेवा में था और अब तक 35,419 घंटे की उड़ान पूरी कर चुका था। इसके अलावा इसने 79,990 टेक ऑफ और लैंडिंग कर ली थी, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय विमान बन गया था। अलोहा एयरलाइंस के बेड़े में यह विमान बेहद खास था। उस दिन फ्लाइट 243 को होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाना था, जो 400 किलोमीटर दूर था। यह केवल 35 मिनट की उड़ान थी। यह रूट इस विमान के लिए बहुत ही साधारण था, क्योंकि यह हजारों बार पहले भी इसे पूरा कर चुका था। विमान के पायलट 44 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट शॉन्सटाइमर थे। उनके पास 12 साल का अनुभव था और उन्होंने कुल 8,500 घंटे की उड़ान भरी थी। इनमें से 6,700 घंटे 737 पर थे। वे शांत और कुशल पायलट के रूप में जाने जाते थे। उनके साथ को पायलट मिमी टॉम्किंस थीं, जिन्होंने 8,000 घंटे की उड़ान पूरी की थी, जिनमें से 3,500 घंटे बोइंग 737 पर थे। मिमी भी बहुत अनुशासित और काबिल थीं। फ्लाइट अटेंडेंट्स की टीम में जेन टोमिटा, मिशेल होंडा और सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लैंसिंग शामिल थीं। 58 वर्षीय क्लारा ने 37 वर्षों तक अलोहा एयरलाइंस में काम किया था और वे यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं। यात्रियों ने विमान में बैठना शुरू कर दिया। विमान में कुल 90 यात्री सवार थे। उनमें से एक महिला गेल यामामोटो ने विमान में चढ़ते समय बाहरी हिस्से में कुछ अजीब देखा। उन्होंने इसे कुछ देर तक देखा, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही छोटी सी बात आगे चलकर इस हादसे का एक अहम कारण बन जाएगी। दोपहर 1:25 पर फ्लाइट 243 ने टेक ऑफ की अनुमति प्राप्त की। यह एक सामान्य और रूटीन उड़ान लग रही थी। विमान धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगा और कुछ ही देर में इंजन की तेज आवाज के साथ विमान आसमान में उड़ गया। उस दिन मौसम साफ था और हवा में कोई समस्या नहीं थी। विमान ने कुछ ही मिनटों में अपनी क्रूजिंग ऊंचाई यानी 24,000 फीट हासिल कर ली। इस समय कॉकपिट में हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। यह रूट पायलट्स के लिए बहुत जाना पहचाना था, इसलिए सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह शांति थोड़े समय की ही है। कुछ ही देर में ऐसा कुछ होने वाला था जो सबकी जिंदगी बदल देगा। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों को उनकी सीट बेल्ट बांधने के निर्देश दिए थे और अब वे स्नैक्स और ड्रिंक्स सर्व करने में व्यस्त थीं। मिशेल होंडा विमान के बीच वाले हिस्से में 15 और 16 नंबर की पंक्तियों के पास थीं। जेन टोमिटा अगली पंक्तियों में दूसरी सीट के पास अपनी जिम्मेदारी निभा रही थीं। क्लारा बेल लैंसिंग, जो अपने अनुभव और अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती थीं, 5वीं पंक्ति के आसपास यात्रियों की देखभाल कर रही थीं। लेकिन तभी छत से हल्की सी चरमराहट की आवाजें आने लगीं। आवाजें इतनी धीमी थीं कि कोई भी उन्हें सुनकर परेशान नहीं हुआ। ये आवाजें जैसे किसी पुरानी धातु के हिलने की थीं, लेकिन इनकी अहमियत उस समय किसी ने नहीं समझी। 1:48 पर जब विमान माउई से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था, अचानक एक तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा
मानो विमान के शरीर को किसी ने चीर दिया हो। धमाका इतना तेज था कि पूरे विमान में एक लहर सी दौड़ गई। यात्री अपनी सीट बेल्ट से मजबूती से बंधे थे, लेकिन धमाके के साथ विमान ने जोर से झटका खाया। कई लोग अपनी सीट से उछल पड़े और असमंजस में आ गए। इस सब के बीच एक और दृश्य था जिसने सभी को हिला दिया। फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लैंसिंग, जो अपनी पेशेवरता और मुस्कान के लिए जानी जाती थीं, अचानक उस खतरनाक झटके के साथ छत के छेद से बाहर उड़ गई। यह क्षण चुपचाप और बुरी तरह से हुआ, जैसे समय ठहर सा गया हो। यात्रियों की आंखों में घबराहट और डर था और पायलट भी एक पल के लिए संकुचित हो गए थे। यह सब अचानक हुआ था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। इस धमाके ने विमान की छत को फाड़ दिया था। एक छोटी सी दरार ने पल भर में 18 फीट लंबे छेद का रूप ले लिया, जो छत से खिड़कियों तक फैल गया। धातु के टुकड़े टूटकर तेजी से विमान के पंखों और इंजन से टकरा रहे थे। तेज चिंगारियां और डरावनी आवाजें विमान के अंदर गूंज रही थीं। वह उड़ान जो कुछ मिनट पहले तक सामान्य थी, अब बेकाबू हो चुकी थी। सीटों पर रखा सामान और यात्रियों की निजी चीजें तेज हवा में उछलकर इधर उधर उड़ने लगी। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाजें तेज हवा में दबकर रह गईं। ठंडी और पतली हवा, जो अब विमान के अंदर भर चुकी थी, यात्रियों के शरीर पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा हो। इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी थी। स्थिति और खराब हो गई जब विमान का ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम काम करना बंद कर गया। छत के टूटने से ऑक्सीजन मास्क भी यात्रियों तक नहीं पहुंच सके। लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। जो यात्री छत के खुले हिस्से के पास बैठे थे, वे सबसे ज्यादा खतरे में थे। विमान के अंदर तेजी से उड़ते धातु के टुकड़ों ने कई यात्रियों को घायल कर दिया। कुछ को सीट के पास टूटे तारों से करंट का झटका लगा। कई लोगों के चेहरे और शरीर पर कटने और झुलसने के निशान थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि यात्रियों की त्वचा पर बर्फ जैसी ठंडक और सांसें थमने जैसी लग रही थी। हर कोई अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। तेज हवा, टूटते विमान और लगातार गूंजती आवाजों ने स्थिति को और खौफनाक बना दिया था। किसी को नहीं पता था कि यह सफर किस ओर ले जा रहा है। धमाके के बाद कॉकपिट में चीजें बेहद तेजी से बदल गईं। फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस को इतना तेज झटका लगा कि वह अपनी सीट पर ठीक से टिक भी नहीं सकी। चोट लगने के बावजूद उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की। चारों तरफ मलबा और इंसुलेशन का सामान कॉकपिट में तैर रहा था। यह सब अचानक हुए दबाव में बदलाव की वजह से हो रहा था। कैप्टन रॉबर्ट शॉनस्टाइमर ने जब अपनी सीट से बाईं ओर देखा तो वह पूरी तरह हैरान रह गए। कॉकपिट का दरवाजा गायब था और उसके पीछे सिर्फ खुला हुआ आसमान दिखाई दे रहा था। फर्स्ट क्लास केबिन की छत पूरी तरह टूट चुकी थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था, लेकिन कैप्टन ने अपनी सूझबूझ और अनुभव का परिचय देते हुए स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। विमान उस समय करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कैप्टन रॉबर्ट जानते थे कि अगर विमान को तुरंत नीचे नहीं लाया गया तो यात्रियों और क्रू के लिए यह घातक साबित हो सकता है। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि विमान को 10,000 फीट से नीचे लाना होगा, जहां हवा का दबाव सामान्य होता है और लोग बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले सकते हैं। कॉकपिट का ऑक्सीजन सिस्टम अभी काम कर रहा था, इसलिए कैप्टन और बाकी क्रू ने तुरंत अपने मास्क पहन लिए। लेकिन केबिन में स्थिति बदतर थी। छत के टूटने की वजह से केबिन का ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया था। यात्रियों तक ऑक्सीजन मास्क नहीं पहुंच सका, जिसके वजह से कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कैप्टन ने इमरजेंसी डिसेंट की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने विमान की गति बढ़ाकर करीब 280 से 290 नॉट्स कर दी। यह 737 की अधिकतम गति नहीं थी, लेकिन इतनी तेज थी कि विमान को जल्द से जल्द निचली ऊंचाई तक लाया जा सके। जैसे ही विमान नीचे की ओर बढ़ा, वह अस्थिर हो गया। तेज हवाओं और दबाव के अंतर की वजह से विमान दाएं बाएं झूलने लगा, जो यह संकेत दे रहा था कि धमाके ने विमान की संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इस बीच फर्स्ट ऑफिसर मिमी ने ट्रांसपॉन्डर पर 7700 आपातकालीन कोड डालने की कोशिश की, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह बताता है कि विमान खतरे में है। लेकिन संचार प्रणाली के खराब होने के कारण कोड सिस्टम में दर्ज नहीं हो पाया। इसके बाद मिमी ने मेडे कॉल करने की कोशिश की ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्थिति के बारे में जानकारी दी जा सके, लेकिन टूटी हुई छत और तेज हवाओं की गड़गड़ाहट ने उनकी आवाज को दबा दिया। कॉकपिट के अंदर हालात मुश्किल होते जा रहे थे। तेज हवा का शोर इतना था कि क्रू के लिए आपस में बात करना भी नामुमकिन हो गया था। वहीं
केबिन में यात्री अपनी सीट बेल्ट पकड़े किसी तरह खुद को संभाल रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट जेन टोमिटा को सिर में चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की। मिशेल होंडा, जो 16 नंबर की पंक्ति के पास मौजूद थीं, गिरने के बाद तुरंत खड़ी हुईं और यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने का निर्देश देने लगी। उन्हें हर तरफ से खतरे ने घेर रखा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा। कैप्टन ने तय किया कि किसी भी हालत में विमान को सुरक्षित जमीन पर उतारना होगा। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और विमान को नियंत्रित करने की कोशिश जारी रखी। स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। विमान के झूलने और तेज हवाओं के शोर के बीच कैप्टन रॉबर्ट और उनकी टीम ने हर पल चुनौती का सामना किया। यह सिर्फ उनकी काबिलियत और साहस की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यात्रियों की जिंदगी बचाने की भी जिम्मेदारी थी। कॉकपिट और केबिन के अंदर का यह डरावना मंजर अभी और मुश्किलें लेकर आने वाला था। स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। क्रू के पास अब केवल एक ही विकल्प बचा था, विमान को मोड़कर माउई द्वीप के काहुलुई हवाई अड्डे की ओर ले जाना। यह नजदीकी एयरपोर्ट था और यात्रियों और क्रू को बचाने का यही एकमात्र रास्ता लग रहा था। लेकिन विमान को भारी संरचनात्मक क्षति हो चुकी थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या इसे सुरक्षित उतारा जा सकता है? इस सवाल ने सभी के दिलों में डर का माहौल पैदा कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी यह देख रहे थे कि विमान माउई की तरफ असामान्य तरीके से तेजी से नीचे आ रहा है। उन्हें यह देखकर चिंता हुई। उन्होंने तुरंत विमान से संपर्क करने की कोशिश की ताकि स्थिति को समझ सकें, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। यह चुप्पी पूरे कंट्रोल रूम में तनाव बढ़ा रही थी। समय निकलता जा रहा था। एटीसी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत काहुलुई एयरपोर्ट के कंट्रोल टॉवर को अलर्ट कर दिया। उन्होंने अपने सहयोगियों को बताया कि विमान खतरे में है और सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अब समय के खिलाफ एक रेस शुरू हो चुकी थी। सवाल यह था कि क्या वे क्रू से समय पर संपर्क कर पाएंगे और उनकी मदद कर सकेंगे? धमाके के केवल 3 मिनट बाद विमान 14,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ चुका था। धीरे धीरे यह 10,000 फीट के करीब स्थिर हो रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कैप्टन रॉबर्ट ने विमान की गति घटाकर 210 नॉट्स कर दी। इससे टूटे हिस्से से आ रही तेज आवाजें थोड़ी कम हुई और विमान में थोड़ी शांति छा गई। इस शांति के कुछ पलों ने पायलट्स को राहत दी। उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क उतारकर आपस में बातचीत शुरू की। पायलट्स ने अपने दिमाग को स्थिर किया और स्थिति पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया। इसी दौरान उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर लिया और मौजूदा हालात की जानकारी दी। फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉमकिंस ने एटीसी को बताया कि विमान ने रैपिड डिकम्प्रेशन झेला है। उन्होंने तुरंत मदद मांगी। हालांकि एटीसी को उस समय स्थिति की गंभीरता का पूरा अंदाजा नहीं था। उन्होंने केवल फायर ब्रिगेड को तैयार रहने को कहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं बुलाई। विमान के टूटे हिस्से से आ रही तेज आवाजों के कारण बातचीत साफ साफ नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद विमान माउई की ओर बढ़ रहा था। एटीसी ने विमान के रडार पर इमरजेंसी कोड 7700 देखा। अब उन्हें समझ आया कि स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने क्रू से संपर्क करने की कोशिश जारी रखी ताकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन किया जा सके। विमान अब सांस लेने लायक हवा के स्तर तक उतर चुका था। पतली हवा और ऑक्सीजन की कमी से जो घुटन यात्रियों को हो रही थी वह कम हो गई। हालांकि यात्रियों के चेहरों पर डर और घबराहट अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। सबने खतरनाक पलों को झेला था, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। हर कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉमकिंस ने माउई एटीसी से फिर संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि विमान का एक बड़ा हिस्सा गायब है, लेकिन रेडियो में रुकावट और तेज शोर के कारण यह संदेश पूरी तरह समझ नहीं आया। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या यह विमान सुरक्षित जमीन तक पहुंच पाएगा। डर, घबराहट और उम्मीद के इस माहौल में सबके दिलों में बस एक ही सवाल था, क्या वे बच पाएंगे? एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्रू लगातार कोशिश कर रहा था कि विमान के कॉकपिट से संपर्क हो सके, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह लंबी चुप्पी कंट्रोल रूम में डर और चिंता को और बढ़ा रही थी। हर कोई सोच रहा था कि आखिर विमान में क्या हो रहा होगा। तभी रेडियो पर हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज कंट्रोल रूम के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई। क्रू ने बताया कि उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट से संपर्क नहीं हो पा रहा था और यह पता नहीं था कि कितने यात्री घायल हैं।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को तैयार रहने का आदेश दिया। जैसे जैसे विमान रनवे के करीब पहुंच रहा था, पायलट्स ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन विमान की संरचना को हुए गंभीर नुकसान के कारण यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि लैंडिंग के दौरान विमान कैसे प्रतिक्रिया करेगा। कैप्टन रॉबर्ट ने फ्लैप्स को धीरे धीरे लेवल 1 से बढ़ाकर लेवल 5 तक सेट करने का निर्देश दिया। शुरू में विमान नियंत्रण में रहा, लेकिन जैसे ही फ्लैप्स को और नीचे करने की कोशिश की गई, विमान असामान्य व्यवहार करने लगा। इस स्थिति को देखते हुए कैप्टन रॉबर्ट ने फ्लैप्स को लेवल 5 पर ही रहने दिया और आगे कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने विमान की गति को धीरे धीरे 170 नॉट्स तक घटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गति और कम की गई, विमान और ज्यादा अस्थिर हो गया। ऐसे में उन्होंने 170 नॉट्स की उच्च गति पर लैंडिंग करने का निर्णय लिया। यह एक जोखिम भरा लेकिन सुरक्षित फैसला था, क्योंकि धीमी गति पर विमान के नियंत्रण खोने का खतरा ज्यादा था। लैंडिंग की तैयारी में क्रू ने लैंडिंग गियर को विस्तारित किया, लेकिन परेशानी तब आई जब नोज गियर के काम करने की पुष्टि करने वाली लाइट नहीं जली। इसका मतलब था कि क्रू को यह पता नहीं था कि नोज गियर पूरी तरह खुला है या नहीं। अगर नोज गियर काम नहीं करता तो लैंडिंग के दौरान विमान सीधे रनवे पर फिसल सकता था और उसमें आग लगने का बड़ा खतरा था। कैप्टन रॉबर्ट के सामने अब एक बड़ा और कठिन फैसला था। वह बिना नोज गियर की पुष्टि के लैंडिंग जारी रखें या समय लेकर उसकी जांच करें। लेकिन विमान की खराब स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिना देरी किए लैंडिंग का फैसला लिया। फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी कि नोज गियर शायद सही से काम नहीं कर रहा है। यह सुनते ही कंट्रोल रूम को समझ में आ गया कि स्थिति रैपिड डिकम्प्रेशन से कहीं ज्यादा गंभीर है। उन्होंने तुरंत अतिरिक्त एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को तैनात करने का आदेश दिया। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। काहुलुई एयरपोर्ट, जहां विमान लैंड करने वाला था, आपातकालीन लैंडिंग के लिए सही स्थान नहीं था। उस इलाके में तेज हवा के झोंके लैंडिंग को और भी खतरनाक बना सकते थे। कैप्टन और क्रू को हर पल बेहद सटीक निर्णय लेना था। उनकी हर छोटी छोटी कोशिश यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी थी। हर कोई प्रार्थना कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई चमत्कार होगा और विमान सुरक्षित जमीन पर उतरेगा। लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी थी और सभी की निगाहें कैप्टन रॉबर्ट और उनकी टीम पर टिकी हुई थीं। माउई के उत्तरी हिस्से में तेज हवाओं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है, के कारण हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए थे। इन हवाओं की तीव्रता ने विमान को नियंत्रित करना अत्यधिक मुश्किल बना दिया था। ऐसी स्थिति में पायलट्स के लिए हर सेकंड और हर मीटर का सही आकलन करना जरूरी हो गया था, ताकि विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड कराया जा सके। कैप्टन रॉबर्ट ने तुरंत स्थिति को समझते हुए फर्स्ट ऑफिसर को फ्लैप्स को 15 डिग्री के एंगल पर सेट करने का निर्देश दिया। फ्लैप्स का यह समायोजन विमान को धीमा करने और नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इस बीच कैप्टन ने लैंडिंग के लिए आवश्यक कैलकुलेशन शुरू कर दी। रनवे की लंबाई को ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान की गति लगभग 281 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे विमान की गति घट रही थी, उसे नियंत्रित करना और भी कठिन हो रहा था। कैप्टन ने तुरंत निर्णय लिया कि सामान्य से तेज गति पर लैंडिंग करना ही एकमात्र विकल्प होगा। जैसे ही विमान लैंडिंग के करीब पहुंचा, वह असामान्य रूप से हिलने डुलने लगा, मानो हर प्रयास का विरोध कर रहा हो। क्रू और यात्रियों के लिए यह बेहद तनावपूर्ण क्षण था। फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा ने यात्रियों को जोर से चिल्लाकर निर्देश दिया कि वे अपने सिर नीचे करें और आगे की ओर झुक जाएं, ताकि किसी भी संभावित खतरनाक स्थिति से बचा जा सके। इस बीच मिशेल ने अपनी साथी जेन टोमिटा को कसकर पकड़े रखा, जो गंभीर चोटों के कारण बेहोश थी। जैसे ही विमान अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, कैप्टन रॉबर्ट ने देखा कि विमान बाईं ओर झुक रहा है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इंजन नंबर 1 ने काम करना बंद कर दिया है। यह देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इंजन को दोबारा चालू करने के लिए इग्निशन स्विच को सक्रिय किया, लेकिन दोनों इग्निशन सिस्टम के पूरी ताकत से काम करने के बावजूद इंजन शुरू नहीं हो सका। अब स्थिति लगभग निराशाजनक हो चुकी थी। विमान का एक हिस्सा खुला हुआ था, नोज गियर के सही से काम करने की पुष्टि नहीं थी और केवल एक इंजन ही काम कर रहा था। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी रनवे उनकी नजरों के सामने था। कैप्टन रॉबर्ट ने अपने अनुभव और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए यह विश्वास बनाए रखा कि वह विमान को सुरक्षित लैंड करा सकते हैं।
दोपहर 1:58 पर विमान ने 318 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रनवे 2 पर लैंडिंग की। लैंडिंग के दौरान कैप्टन रॉबर्ट ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए, जबकि फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस ने इकलौते काम कर रहे इंजन पर रिवर्स थ्रस्ट का उपयोग किया। इस संयुक्त प्रयास से विमान की गति धीरे धीरे कम हुई और अंततः विमान ने सुरक्षित रूप से रनवे पर लैंड कर लिया। विमान की लैंडिंग के बाद सभी ने राहत की सांस ली। यह एक ऐसा क्षण था जिसे देखकर हर कोई खुशी और कृतज्ञता से भर गया। आपातकालीन स्लाइड्स को तुरंत सक्रिय किया गया और यात्रियों को जल्दी से विमान से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को स्ट्रेचर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। चूंकि एयरपोर्ट पर पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए स्थानीय ट्रकों और टूर वैन का इस्तेमाल घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाने के लिए किया गया। इस हादसे में कुल 65 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 8 की हालत गंभीर थी। विमान के कैप्टन और क्रू ने आखिरी क्षण तक घायल यात्रियों की मदद की, यह सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षित बाहर निकल सकें। क्लारा बेल लैंसिंग, जो विमान से बाहर खींच ली गई थीं, के बारे में सोचते हुए यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि उनका क्या हुआ। जब स्थिति नियंत्रण में आई तो फ्लाइट क्रू और बचाव दल ने उनकी गुमशुदगी पर चर्चा की। It's CB. She didn't make it. इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने कहूलवी के तट पर 3 दिनों तक व्यापक खोज अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान क्लारा बेल लैंसिंग का कोई सुराग नहीं मिला, न ही विमान का कोई अन्य मलबा बरामद हुआ। यह घटना उनके परिवार और सहकर्मियों के लिए गहरा आघात साबित हुई। जांच के लिए यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तुरंत अपनी टीम को माउई भेजा। जब जांचकर्ताओं ने विमान का निरीक्षण किया तो पाया कि इसकी छत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह फट चुका था। विमान के बाएं हिस्से पर वी आकार की दरारें थीं, जबकि दाईं ओर की धातु 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी हुई थीं। यह स्पष्ट हुआ कि दरारें बाईं ओर से शुरू हुईं और तेजी से बाहर की ओर फैलीं, मानो विमान को किसी कैन ओपनर से काटा गया हो। इसके अलावा विमान के इंजन में मलबा खिंच जाने के कारण उसके ब्लेड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि विमान में कई जगह धातु की कमजोरी के कारण दरारें थीं, जो लंबे समय तक लापरवाही के कारण और बढ़ गई थीं। इसके अलावा कई जगहों पर मरम्मत के पैच लगे थे, जो यह संकेत देते थे कि यह विमान काफी समय से अपनी सेवा अवधि से अधिक उपयोग में था। एनटीएसबी की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि इस हादसे के लिए अलोहा एयरलाइंस की प्रबंधन विफलता के लिए जिम्मेदार थी। पहला कारण यह था कि एयरलाइन ने मुनाफा बढ़ाने के लिए विमान का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। 75,000 उड़ान चक्र की सीमा पार करने के बाद भी विमान को लगातार उपयोग में लाया गया। दूसरा बड़ा कारण यह था कि विमान की रखरखाव प्रक्रियाओं में गंभीर लापरवाही बरती गई। नियमित जांच के दौरान विमान की संरचनात्मक समस्याओं का पता लगाने और उन्हें सही करने में विफलता इस हादसे का एक अन्य बड़ा कारण बनी। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि बोइंग 737 सीरीज के शुरुआती मॉडल में पतली एल्यूमिनियम शीट का उपयोग किया गया था, जिसे एक चिपकाने वाले पदार्थ और 3 पंक्तियों के रिवेट्स से जोड़ा गया था। लेकिन नमी वाले वातावरण में यह चिपकाने वाला पदार्थ अपना असर खो बैठा, जिससे तनाव केवल रिवेट्स पर केंद्रित हो गया। यह स्थिति छोटे छोटे दरारों के रूप में उभरने लगी, जिन्हें समय पर पहचाना नहीं गया। बोइंग ने पहले ही इस संभावित समस्या के प्रति एयरलाइनों को आगाह कर दिया था और सलाह दी थी कि नियमित रखरखाव जांचें, विशेष रूप से टियर स्ट्रैप्स की, समय समय पर की जाएं। ये स्ट्रैप्स विमान की संरचना में दरारों को फैलने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन अलोहा एयरलाइंस ने इस निर्देश का पालन ठीक से नहीं किया और रखरखाव में लापरवाही के कारण दरारें धीरे धीरे अनियंत्रित होकर फैलती गईं। यह चूक अंततः अलोहा फ्लाइट 243 के इस खतरनाक हादसे का मुख्य कारण बनी। यह घटना विमानन उद्योग के लिए एक बड़ी सबक थी। हादसे के बावजूद सबसे खास बात यह थी कि क्रू ने अपनी सूझबूझ और पेशेवरता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कैप्टन रॉबर्ट शॉनस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस ने मुश्किल हालात में भी धैर्य और कुशलता से विमान को सुरक्षित लैंड कराया। उनकी इस बहादुरी और कुशलता के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। यह घटना हमें दिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में सही ट्रेनिंग और अनुभव कितना जरूरी होता है। इस घटना के बाद 1996 में होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक स्मारक बनाया गया,
यह स्मारक फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लैंसिंग की याद में बनाया गया, जो इस हादसे में अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवा बैठी। यह स्मारक अलोहा एयरलाइंस के बोर्डिंग गेट के पास है। क्लारा बेल लैंसिंग को एक समर्पित और आदर्श फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में हमेशा याद किया जाता है। उनकी निष्ठा और कर्तव्य भावना आज भी विमानन उद्योग के लिए प्रेरणा बनी हुई है। पिछले वीडियो पर आपके शानदार समर्थन के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो यहां एक और वीडियो है कि दुनिया का सबसे बड़ा हादसा कैसे हुआ, कैसे एक छोटी सी गलती ने इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी को जन्म दिया। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के इस हादसे को जानने के लिए यहां क्लिक करें और मैं आपको 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा।